हे एवरीवन, आई एम सी एस खंडेलवाल एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम मिले आईसीआई के एमसीक्यूज एंड केस सिनेरियोस बुकलेट के जितने भी ट्रिकी पॉइंट्स हैं एंड जहाँ जहाँ आप गलतियाँ कर सकते हैं वो डिस्कस करने। मैंने शीट बनाई है 10 पेज की जिसमें मैंने सब कुछ कवर किया है वो चीज़ें, और मैंने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर की है। बट मुझे बहुत सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट की कि सर प्लीज़ इसका वीडियो बना दीजिए, तो मैं ला रहा हूँ इसको वीडियो। 30 मिनट में हम ट्राई करेंगे इसको कवर करने का। ठीक है, देखते हैं कितने देर में होता है। फर्स्ट पॉइंट, डेप्रिसिएशन ऑन मोटर कार्स नॉर्मली कितना 15% 30%, बट अगर आपने एक्वायर किया है and put to is क्या between 23,819 to 31,320, then it is 30% 45% in case of hiring business। ठीक है। सेकंड, सेक्शन 54 में जो कैपिटल गेन है आपका अगर 2 करोड़ तक के है तो यू कैन टेक एग्जेम्पशन ऑफ टू रेसिडेंशियल हाउसेस अलग अलग, एक मुंबई एक चेन्नई चलेगा। ठीक है, अगर 2 करोड़ तक कैपिटल गेन है। इसके पहले एक एग्जेम्पशन चलता था, कौन सा वाला, जब दो एडजेसेंट फ्लैट हो तो उसको अपन एक मानते थे, सीआईटी वर्सेस डी आनंद बसप्पा। ठीक है, वो वाला केस, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। तो वो वाला केस जो है उसमें अपन कैपिटल गेन कितना भी रहे उसमें दो घर को एक मान के अपन, दो अगर एडजेसेंट है तो एक मान के उसको एग्जेम्पशन अपन देते थे। ठीक है, बट ये दो घर की बात हो रही है, मतलब एक मुंबई में एक चेन्नई में चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, दोनों का मिलेगा अगर कैपिटल गेन 2 करोड़ तक के है तो। ठीक है, स्पीड थोड़ी ज़्यादा हो रही है, मैं कम करने की ट्राई करता हूँ। 194 HIJAC। ठीक है, किस किस को एप्लीकेबल होता है, असेसी अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ एंड ऐसे इंडिविजुअल एचयूएफ जिनका लास्ट ईयर में टर्नओवर इज ग्रेटर देन 1 करोड़ इन केस ऑफ बिजनेस एंड ग्रॉस एसेट्स आर 50 लाख ग्रेटर देन 50 लाख इन केस ऑफ प्रोफेशन। ठीक है, अब ये तो HIJAC एप्लीकेबल हो गया। ठीक है, इसके अलावा जे सी और एच, सी जे और एच, वो जो लोग उसमें नहीं आते उनको क्या लगता है 194M। ठीक है, वैसे इंडिविजुअल को क्या लगता है 194M। उसमें क्या होना चाहिए, पेमेंट मेड होना चाहिए ग्रेटर देन 50 लाख, होना चाहिए ग्रेटर देन 50 लाख। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखना, 50 लाख की जो लिमिट है इट इज चेक्ड पेई वाइज। मतलब सर क्या, अगर आपने राम को पे किया 52 लाख एंड श्याम को पे किया 40 लाख, तो सिर्फ राम पे कटेगा, श्याम पे 194M नहीं लगेगा, क्योंकि पेई वाइज चेक करते हैं अपन। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता नहीं होगा। ठीक है, 270A की जो पेनल्टी होती है, ठीक है, उसके अगेंस्ट अपन ITAT में जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट, याद नहीं होगा। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी एग्जाम्प्ट होती है 1010D में। ठीक है, इफ पॉलिसी इज टेकन बिटवीन 1/4/2003 to 31/3/2012 एंड प्रीमियम पेड इज लेस देन इक्वल टू 20% ऑफ सम अश्योर्ड इन अ ईयर। ये एमसीक्यू में पूछा है और क्वेश्चन में भी पूछा है। ठीक है, ऑन बायबैक डोमेस्टिक कंपनी इज रिक्वायर्ड टू पे टैक्स एट 23.296%। ठीक है, और किस चीज़ पे, ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम 20+12+4, और इट इज एग्जाम्ड इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। अब डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम क्या होती है, बायबैक प्राइस माइनस इशू प्राइस इंक्लूडिंग प्रीमियम। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट 133 है पावर ऑफ सर्वे एंड 133B पावर टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन। इसमें दो मेजर डिफरेंसेस है। सर्वे में आप कोई भी जगह घुस सकते हो जहाँ पे बुक्स रखी है, इसमें आप सिर्फ बिजनेस प्रेमाइसेस में जा सकते हो 133B में। दूसरी चीज़, यहाँ पे यू कैन इम्पाउंड बुक्स ऑफ अकाउंट फॉर 15 डेज, इसमें यू कैन नॉट इम्पाउंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अब इसमें सिमिलरिटी कहाँ है, देखो यहाँ पे क्या होता है कि आप दोनों में बिजनेस प्लेस में बिजनेस आवर्स में जा सकते हो, दोनों में बिजनेस प्लेस में बिजनेस आवर्स में घुस सकते हो। तो क्या होता है, क्वेश्चन कैसा आता है, दो कैफे में गए आप अलग अलग, एक में गए आप सर्वे के लिए, एक में गए कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, तो यहाँ आप इंपाउंड कर सकते हो क्योंकि आप सर्वे के लिए गए हो, बट जहाँ आप कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन करने गए हो वहाँ आप इंपाउंड नहीं कर सकते। ऐसा क्वेश्चन थ्योरी में भी आता है, एमसीक्यू में पूछता है। ठीक है, अब देखो 44AD में जब आप अमाउंट आता है, आपको कोई भी पेमेंट आता है, मतलब आप जब इनकम कैलकुलेट करते हो 44AD में, तो जो पैसा बैंक के थ्रू आता है उसमें 6% करते हो, जो कैश में आता है उसमें 8% करते हो, बट जो ड्यू डेट तक अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है उस पर अपन 8% से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 80IB जो सेक्शन है उसमें ट्रांसपोर्ट सब्सिडी, इंटरेस्ट सब्सिडी और पावर सब्सिडी जो गवर्नमेंट से रिसीव होती है, इट इज़ एलिजिबल फॉर डिडक्शन, बट ड्यूटी ड्रॉबैक इज नॉट, बिकॉज ड्यूटी ड्रॉबैक इज एंसिलरी प्रॉफिट। ठीक है, पॉइंट क्वेश्चन में आया था, याद रख लेना, आपको पता नहीं होगा वैसे भी। अब सेक्शन 9, इनकम डीम टू अक्रूर राइज इन इंडिया। ठीक है, मैं पता नहीं होगा बोल रहा हूँ, डाल नहीं रहा हूँ, कोई बात नहीं, पता नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ऐसी फालतू पॉइंट है। ठीक है, सेक्शन 9, इनकम अक्रूड डीम टू अक्रूर राइज इन इंडिया में क्या आता है, सैलरी पेबल बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू सिटीजन और रेंडरिंग सर्विस आउटसाइड इंडिया। सैलरी आती है बट उसमें पर्क्स एंड अलाउंसेस नहीं आते, सैलरी आती है बट पर्क्स एंड अलाउंसेस नहीं आते। ठीक है, इक्वलाइजेशन लेवी कब एप्लीकेबल होता है, जब वो बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए किया है, पर्सनल पर्पज में इक्वलाइजेशन लेवी एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, 194IB में टीडीएस तभी कटता है रेंट पे जब रेंट इज ग्रेटर देन 50,000, अगर
इक्वल टू 50,000 रहा तो भी नहीं कटेगा, 50,000 के ऊपर ही होना चाहिए, ठीक है। 194E एंड 15 BBA कौन सेक्शन नहीं है, एनआर स्पोर्ट्समैन वाला, ठीक है। उसमें रेफरी, एम्पायर और कमेंटेटर तीनों कवर नहीं होते। रेफरी, एम्पायर एंड कमेंटेटर नॉट कवर्ड देयर, ठीक है। एडवांस रूलिंग कैन बी टेकन बाय बोथ रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट if deduction under section 10AA 35AD and 6A 80IA to RRB is given in question, always check applicability of AMT। अपन भूल जाते हैं ये चेक करना, हमेशा ध्यान रखना। अगर 10AA 35AD एंड चैप्टर 6A डिडक्शन लिए हुए हैं 80IA to RRB, देन यू हैव टू ऑलवेज चेक एप्लीकेबिलिटी ऑफ AMT। भूल जाते हैं क्वेश्चन में, हमेशा बोल रहा हूँ, ध्यान रखना। चैप्टर 6 डिडक्शन आर नॉट अलाउड अगेंस्ट LTCG अंडर सेक्शन AAA, STCG अंडर सेक्शन 111A 112A 111A एंड स्पेशल रेट्स ऑफ टैक्स की जो इनकम रहती है उस पर। तो इन पे चैप्टर 6 के डिडक्शन अलाउड नहीं रहते। क्वेश्चन कैसा आता है, आपका इनकम दी रहती है अलग अलग और आपको PPF 1.5 लाख दिया है, ठीक है, पर इन सबको छोड़ के इनकम आपकी सिर्फ 1,40,000 है, ठीक है। तो आपको डिडक्शन कितना मिलेगा, सिर्फ 1,40,000 का, समझ रहे हो, क्योंकि इन सब में तो अलाउड नहीं है। ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है, 49 क्वेश्चन वही है, देख लेना जाके, ठीक है। 148 नोटिस इशू कर सकते हैं 148 में 16 साल की इफ फॉरेन एसेट इन्वॉल्व होता है। अगर फॉरेन एसेट इन्वॉल्व है तो आप 16 साल तक के नोटिस इशू कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर फॉरेन एसेट, पहला फॉरेन एसेट वो बंदे ने SSC ने 12 साल पहले लिया है तो इसे आप सिर्फ 12 साल की नोटिस इशू कर सकते हो, समझ रहे हो। आप 16 साल तक नॉर्मली कर सकते हो, बट उस बंदे ने, वो SSC ने पहला फॉरेन एसेट 12 साल पहले लिया है तो आप 12 साल पहले तक की कर सकते हो ना, 16 साल कैसे करोगे, सिंपल। सेकंड 194J में जो थ्रेशोल्ड लिमिट होती है वो अपने को सेपरेटली चेक करनी पड़ती है फॉर प्रोफेशनल सर्विस, FTS, रॉयल्टी, नॉन कम्प्यूट फीस। 30,000 जो होती है ना, अलग अलग चेक करनी पड़ती है, ठीक है। और फीस टू इंडिपेंडेंट या नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पे कोई भी थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है, ठीक है। जो एडिशनल डेप्रिसिएशन ऑफ 35% है एंड 32AD का इन्वेस्टमेंट अलाउंस है, इट वॉज ओनली एप्लीकेबल टिल 31/3/20। ध्यान रखना ये बात, पिछले बार पेपर में जुलाई 20 में गलती की है बहुत बच्चों ने। 35% का जो एडिशनल डेप्रिसिएशन होता है एंड 32AD इन्वेस्टमेंट अलाउंस, इट इज ओनली एप्लीकेबल टिल 31/3/20, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ बॉन्ड्स और GDR बाय वन NR टू अनदर NR आउटसाइड इंडिया इज नॉट अ ट्रांसफर, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना। और 80IA, IB, IAC और जितने इनकम डिडक्शन जितने भी है ना, ये वाले IA, IB, IC वाले, उसमें चैप्टर 6 के डिडक्शन जो मिलता है, ठीक है, इन सेक्शंस में, वो एनहांस्ड इनकम पे भी मिलता है। कौन सी एनहांस्ड इनकम, ड्यू टू डिसअलाउंस ऑफ 40AIA 40A3 43B। अगर आपकी इनकम 40IA TDS वाला 40A3 एंड 43B के कारण एनहांस हुई है तो उस पर भी इन सेक्शंस पे डिडक्शन मिलता है। नॉर्मली अपन सब देखते हैं हर जगह, तो वहाँ पे डिडक्शन नहीं मिलता एनहांस इनकम पे, बट 80IA, IB, IAC और ये सब जो सेक्शंस है इसमें मिलता है। सर्कुलर है ICI का, ठीक है, स्टडी मैट में भी दिया है, ठीक है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछ सकता है तो ध्यान रखना। IA, IB, IC, IAC सब वाले सेक्शन जितने भी है ना, उसमें अगर आपके डिसअलाउंस हुआ कुछ भी, 40IA, 40A3, 43B और भी कोई डिसअलाउंस हुआ, उससे कोई आपकी इनकम बड़ी हुई है तो उस पर डिडक्शन मिलता है, दे के आना, ठीक है। बहुत जगह क्वेश्चन किया है ये, RTP में भी पूछा है, ठीक है। अंडर सेक्शन 194I TDS इज नॉट डिडक्टेबल ऑन रिटर्नेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट। 194I जो रेंट का TDS होता है ना, वो रिटर्नेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट पे TDS में नहीं कटता, ध्यान रखना, ठीक है। TDS अंडर सेक्शन 194IA एप्लीकेबल व्हेन सेल कंसिडरेशन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 lakhs, ग्रेटर देन इक्वल टू, एंड इट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन सेल ऑफ रूरल एग्रीकल्चर लैंड, ठीक है। अब जो 194LA होता है, एक्विजिशन ऑफ, वो कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसमें देखना, उसमें रूरल और अर्बन दोनों पे एप्लीकेबल नहीं होता। IA में सिर्फ रूरल पे एप्लीकेबल नहीं होता, ठीक है। बहुत सारे बोनस पर बता दे रहा हूँ आपको मैं, ठीक है। इफ प्रॉपर्टी इज रिसीव्ड एज गिफ्ट इट इज टैक्सेबल अंडर IOS इफ SDV इज ग्रेटर देन 50,000 ऑफ सच प्रॉपर्टी, ठीक है। इफ मोर देन वन प्रॉपर्टी इज रिसीव्ड दिस लिमिट विल बी चेक्ड फॉर एवरी प्रॉपर्टी। देखो, अगर आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी मिली है गिफ्ट में तो उसकी अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50,000 के ऊपर रहे तो ये अपन टैक्सेबल करते हैं। बट ये 50,000 जो है ना, ये अपन पर प्रॉपर्टी चेक करते हैं। मतलब क्या, अगर आपको एक प्रॉपर्टी मिली 80 लाख की, दूसरी मिली 30,000 की और तीसरी मिली 50 लाख की, तो आपको जो तीसरा वाली प्रॉपर्टी ना, सेकंड प्रॉपर्टी, उस पे गिफ्ट का ये सेक्शन नहीं लगेगा, सिर्फ लगेगा 50 पे और 30 लाख पे। ये पर प्रॉपर्टी चेक करते हैं। SDV जो 50,000 की है ना, इट इज चेक्ड पर प्रॉपर्टी, ठीक है।
इंपॉर्टेंट। 115 बीबीए जो सेक्शन है, इट इज एप्लीकेबल टू नॉन रेजिडेंट एंड नॉन सिटीजन ऑफ इंडिया। बीबीए जो है ना 15 बीबीए 194 वाला, वो नॉन रेजिडेंट एंड नॉन सिटीजन पे है, नॉन रेजिडेंट इंडियन सिटीजन पे नहीं है, नॉन रेजिडेंट नॉन सिटीजन। ठीक है। हाँ, अब ध्यान रखना एक बात, 269T की जो पेनल्टी होती है, उसमें आप जब ये डिसअलाउंस होता है, उसमें कब होता है, जब आप 20,000 के ऊपर पेमेंट करते हो। कब होता है, जब आप 20,000 के ऊपर पेमेंट करते हो। ठीक है, तो उसमें जो पेनल्टी होती है 271E की, इट इज़ ऑन 100% ऑफ लोन अमाउंट। मान लो आपने क्या किया, आपने 24,000 का पेमेंट किया है, जिसमें प्रिंसिपल 19,000 है एंड इंटरेस्ट 5,000 है, तो आप 20,000 के ऊपर चले गए, तो आपको डिसअलाउंस तो हो गया, बट पेनल्टी कितनी लगेगी, पेनल्टी विल बी 100% ऑफ लोन अमाउंट, मतलब 19,000 रुपये की पेनल्टी रहेगी। तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट, पेनल्टी सिर्फ 19,000 की रहेगी, डिसअलाउंस पूरा 24,000 का रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आपके MCQ के पूरे ट्रिकी पॉइंट्स कवर हो गए। ठीक है, अब बचे केस सिनेरियो के, मैं ट्राई कर रहा हूँ बहुत जल्दी कवर करने का। ठीक है, हाँ, सेक्शन 78 में जो शेयर ऑन अनएब्जॉर्ब्ड लॉस रहता है, जो पार्टनर्स का जो रिटायर हो गए ना, बता रहा हूँ, जो पार्टनर रिटायर हो गए या मर गए, उनका जो शेयर रहता है अनएब्जॉर्ब्ड लॉस में, वो कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता। बट ये अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन को वो नहीं होता, एप्लीकेबल नहीं है। मतलब मान लो 3 लाख का 2 लाख का आपका अनएब्जॉर्ब लॉस है, ठीक है, और 3 लाख का डेप्रिसिएशन है, तो 2 लाख के लॉस में 4 पार्टनर थे, तो अब 3 बचे, 1 मर गया, तो 3 लोग का मतलब 1.5 लाख रुपए ही अनएब्जॉर्ब लॉस आगे बढ़ सकता है। बट जो अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है वो पूरा 3 लाख बढ़ सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बेशरम एकदम। ठीक है, सेकंड, SSSTT 269 SSSTT, ना 20,000 लेने का, ना 2 लाख लेने का, ना 20,000 देने का। ठीक है, ना 20,000 लेने का, ना 2 लाख लेने का, ना 20,000 देने का। ठीक है, इसकी पेनाल्टीज किस में लगती है, 271D, DA और E। ठीक है, 100% ऑफ अमाउंट। ठीक है, पार्टनर रेम्युनरेशन salary interest under section 40B is allowed as deduction while computing income under section 44AE, but it is not allowed in case of 44AD। बस ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं भी भूल गया था, ये बहुत मुश्किल से मिला था मुझे। 44AD में पार्टनर की सैलरी रेम्युनरेशन जो भी रहता है 40B वाला, सेक्शन 40B वाला जो भी डिडक्शन रहता है, वो अपने को अलाउड नहीं रहता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि 28 से 44 तक सब लिया हुआ है 44B में, 44AD में। ठीक है, 44AD में 28 से लेके 44 तक सब लिया हुआ है, ये माना जाता है। बट 44AE में पार्टनर्स का रेम्युनरेशन, सैलरी, इंटरेस्ट अलाउड रहता है, डिडक्ट करते हैं अपन। जब 44AE की इनकम कैलकुलेट करते हैं ना, उस टाइम पे पार्टनर्स की रेम्युनरेशन, सैलरी और इंटरेस्ट आप डिडक्ट करोगे, ध्यान रखना ये बात। ठीक है, when date of sale and date of agreement of capital asset is different, then SDV on the date of agreement is taken if any payment is done on that date through account pay check, ECS mode, etc। ठीक है, बात आपको पता होगी, बहुत सिंपल पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, 15BAA एनी डोमेस्टिक कंपनी को लगता है, एंड BAB लगता है न्यू डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सेटअप ऑन और आफ्टर 1/10/19। ये डेट ध्यान रखना, क्वेश्चन में डेट बताता है, उस हिसाब से आपको जज करना पड़ता है कि 15BAB लगेगा कि नहीं उस पर। ठीक है, एंड एक और चीज़ बता दूं, प्रिंटिंग ऑफ बुक्स इज नॉट मैन्युफैक्चर। ठीक है, 15BAB उसमें नहीं लगेगा कभी भी, प्रिंटिंग ऑफ बुक्स में। इफ टर्नओवर ऑफ कंपनी इन प्रीवियस ईयर 18-19 इज लेस देन इक्वल टू 400 करोड़, रेट इज 25%। यहाँ बात ध्यान रखो, लेस देन इक्वल टू 400 करोड़ है, अगर 400 करोड़ भी रहा, एग्जैक्टली 400 करोड़, तो भी रेट 25% लगेगा, और 400 करोड़ के ऊपर रहा तो कितना लगेगा, 30%। ठीक है, मैं क्यों बताऊँ, क्योंकि यहाँ पे लेस देन इक्वल टू वाले पॉइंट लोग भूल जाते हैं, एग्जाम में पूछता है डायरेक्टली एग्जैक्टली 400 करोड़ पे क्या होगा। ठीक है, इसलिए ठीक है, आई एम गोइंग वेरी फास्ट, डोंट माइंड। ठीक है, 80GJA, इफ एम्प्लॉय इज एम्प्लॉयड फॉर 240 डेज और मोर इन अ ईयर और 150 डेज इन अ केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अपीयरल, फुटवेयर, लेदर, इस केस में 80JJA एप्लीकेबल होता है। ठीक है, ध्यान रखना ये बात। दूसरी बात, जो 25,000 के ऊपर वाले एम्प्लॉयज उनको नहीं चलता, जिनकी सैलरी 25,000 के ऊपर उनको नहीं चलता। ठीक है, बट एग्जैक्टली 25,000 चलता है, एग्जैक्टली 25,000 चलता है, बस ध्यान रखना, क्वेश्चन में एग्जैक्टली वाला पूछता है, 25,000 चलेगा, 25,000 के ऊपर नहीं चलेगा। ठीक है, अब अंडर रिपोर्टिंग कब होती है, जब 143.3 की इनकम 143.1 से ज़्यादा होती है। ठीक है, एंड 147 की इनकम 143.3 से ज़्यादा होती है। ठीक है, तब आपकी अंडर रिपोर्टिंग होती है। 270 की पेनल्टी कब लगती है, कैसे लगती है, 50% ऑफ टैक्स इन केस ऑफ अंडर रिपोर्टिंग एंड 200% ऑफ टैक्स इन केस ऑफ मिस रिपोर्टिंग। ठीक है, हाँ, अब ध्यान रखो, अगर इंडिविजुअल HUF ने ROI फाइल नहीं किया है, अगर इंडिविजुअल HUF ने रिटर्न ऑफ इनकम फाइल नहीं किए हैं, तो उनके केस में URI कितनी होती है, उनकी अंडर रिपोर्टेड इनकम कितनी होती है, इनकम असेस माइनस बेसिक एजम्पशन लिमिट, इनकम असेस माइनस बेसिक एजम्पशन लिमिट।
ध्यान रखना ये बात। मान लो अगर उनका 15 लाख असिस्ट इनकम आई 144 में, ठीक है, उन्हें रिटर्न फाइल नहीं किए, उनकी 144 इनकम आई 15 लाख, तो उनकी अंडर रिपोर्टेड इनकम कितनी होगी? 15 लाख माइनस 2.5 लाख, 12.5 लाख होगी उनकी यूआरआई, ठीक है, और टैक्स पूरा 15 लाख पे कैलकुलेट करेंगे बाद में अपन, पर यूआरआई होगी 12.5 लाख, ठीक है। 194 ओ का टीडीएस कब से आया है? 11020 से, टीडीएस रेट 1%, ठीक है। बट इफ पैन नॉट गिवन द रेट इज 5%। नॉर्मली अगर पैन नहीं देते तो रेट होता है 20%, बट इफ पैन इज नॉट गिवन 194 ओ में रेट रहता है 5%, ठीक है, ठीक है। 194 एन का जो नया लिमिट आया है 20 लाख वाला, इट इज एप्लीकेबल फॉर फ्रॉम 1/7/2020, इट इज एप्लीकेबल फ्रॉम 1/7/20, ठीक है। इसके पहले के जो कैश विड्रॉल्स है उसको अपन लिमिट पर काउंट करेंगे, बट उस पर टीडीएस नहीं कटेगा। इसके बाद के जो कैश विड्रॉल है उस पर टीडीएस कटेगा, बट पहले के जो अमाउंट कैश विड्रॉल्स है उसको लिमिट पर काउंट करेंगे 20 लाख की, यस करेंगे, ठीक है। अब वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम का जो पेमेंट होता है उसका ओनली 1/5 अलाउड होता है इस साल डिडक्शन के लिए, पता होगा आपको। फेलियर टू रिपोर्ट एनी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, डीम टू बी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन और स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन, इट इज कंसिडर्ड एज मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम एंड पेनल्टी ऑफ 200% शैल अप्लाई अंडर सेक्शन 270 है, ठीक है। नेक्स्ट, इफ कंपनीज एंगेज इन एनी बिजनेस एक्टिविटी अदर देन मैन्युफैक्चरिंग, एग्जाम्पल ट्रेडिंग एंड ऑफ F&O, देन इट इज नॉट एलिजिबल फॉर BAB 115 BAB। अगर कंपनी कोई दूसरी बिजनेस एक्टिविटी में इन्वॉल्व है तो 115 BAB का उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। MAT is not applicable to foreign companies following two cases. Foreign company is a resident of country with which India has a DAA, and such foreign company does not have any P in India. And foreign company is a resident of country with which India does not have a DAA, and foreign company not required to seek registration under any law. ये पता होगा आपको point, ठीक है। Next, if income tax rate is 10% normally and DAA rate is 10%, then rate of DAA will be taken because IT रेट में सेस लगता है, ठीक है। अगर दोनों में रेट सेम है इनकम टैक्स एक्ट में और DAA में, तो रेट कौन सा लगेगा? DAA का, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट में बाद में सेस भी लगता है 4% का, ठीक है। इन एज पर सेक्शन 112, इन केस ऑफ NR और फॉरेन कंपनी, LTCG ऑन सेल ऑफ अनलिस्टेड शेयर इज 10%, बेनिफिट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड प्रोविजन नॉट अवेलेबल, ठीक है। इनकम ऑफ फॉरेन कंपनी फ्रॉम कैपिटल गेन और सिक्योरिटीज और interest royalty FTS has to be deducted while computing book profit if tax rates on above income is less than MAT rate, that is 15%। ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा है ये चीज। इन केस ऑफ सेक्शन 115 BBA 3511 एंड 3514 आर अलाउड। BBA नहीं, सॉरी, BAA, सेक्शन 115 BAA जो सेक्शन होता है ना, उसमें 3511 और 3514 अलाउड रहते हैं। ये रेवेन्यू इन हाउस एक्सपेंडिचर है दोनों, ठीक है। Municipal taxes payment deduction under section 24 is only allowed if it is paid by owner of the property। म्यूनिसिपल टैक्सेस का डिडक्शन होता है जो हाउस प्रॉपर्टी में, वो तभी अलाउड होता है जब उसको ओनर पे कर रहा है। हाउस प्रॉपर्टी का जो ओनर पे कर रहा है वो, अगर टेनेंट पे कर रहा है तो अलाउड नहीं रहता, ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। मैंने बताया था आपको 80JJA का 25,000 अगर है तो चलेगा, 25,000 एक भी है तो नहीं चलेगा, एग्जैक्टली 24,000 पे चलेगा, ठीक है। When deduction under section 10AA is given, always check द ईयर ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। फर्स्ट 5 ईयर्स के लिए 100% एंड नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए 50%। तो आप ईयर ऑफ ऑपरेशन देख लेना कौन सा, 6th ईयर होगा तो 50% करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन में पूछा है ऐसा, ठीक है, घुमाने की कोशिश करते हैं इसमें। टनेज टैक्स कंपनी को 20% ऑफ बुक प्रॉफिट रिजर्व अकाउंट में डालना पड़ता है। टनेज टैक्स कंपनी को 20% ऑफ बुक प्रॉफिट रिजर्व अकाउंट में डालना पड़ता है, ध्यान रखना ये बात। इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 80 EEA ओनली अलाउड इफ SDV ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इज अप टू 45 लाख, अप टू 45 लाख मतलब 45 लाख तक चलेगा, मतलब लेस देन इक्वल टू 45 लाख रहेगी अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, तब भी इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 80 EEA अलाउड होता है। ये कौन सा है पता है आपको, ठीक है। इफ मोर देन 2 प्रॉपर्टीज आर गिवन, दोज 2 प्रॉपर्टीज आर टेकन एज SOP हुज GAV इज मोर टू सेव टैक्स, ठीक है। अगर 4 प्रॉपर्टी दी है तो वो 2 प्रॉपर्टी को अपन GAV मानेंगे, GAV के लिए सॉरी, अगर मोर देन 2 प्रॉपर्टीज दी है तो वो 2 प्रॉपर्टी को अपन SOP मानेंगे जिसमें GAV ज़्यादा है, ताकि अपना टैक्स ज़्यादा बचे, ठीक है। तो अरे ये तो 20 मिनट में कवर कर लिया मैंने, बाप रे, ठीक है। तो मेरे को उम्मीद नहीं थी 20 मिनट कवर कर लूँगा। इसको स्पीड में मत सुनना, ठीक है, इसको स्पीड में मत सुनना, मैंने बहुत जल्दी कवर किया है। और पसंद आया हो तो दोस्तों शेयर करो और फैला दो इसको, और सब लोग कर लेंगे तो सबका फायदा होगा, एग्जाम में सब पास हो जाएंगे, सब CA बन जाएंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट। CA बनने के बाद मुझे, पेपर के बाद मुझे कमेंट करके बताना, मैसेज करना, कॉल करना, जो करना, बताना कैसा क्या पेपर, ठीक है। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। मैंने बहुत
मेरा गला बहुत ख़राब था कल तक, आज भी ख़राब ही है, बट मैं मतलब बहुत सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट किया तो मैंने कर दिया ये, ठीक है? तो बस पसंद आया तो लाइक करना और दोस्तों से शेयर कर देना, बस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो जाए। क्योंकि मैं बहुत रात को शूट कर रहा हूँ ये, एग्ज़ाम के 1 दिन पहले, पता नहीं कितने लोग देख पाएँगे ये। तो जितने लोग ज़्यादा देख पाएँ उनका फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है? ऑल द बेस्ट। नहीं तो उनको बोलना शीट तो पढ़ ही लेंगे, अगर वीडियो नहीं देख सकते शीट तो पढ़ ही लेंगे, ठीक है? इससे जल्दी ये नहीं हो सकता था, ठीक है? मेरे को यकीन नहीं हो रहा 20 मिनट में हो गया, ठीक है? चलो ऑल द बेस्ट, अच्छे से देना पेपर और बस बढ़िया से करना, डरो मत यार, अच्छे से करो, हो जाएगा सब, ठीक है?